नमस्ते। इस दिल से के एपिसोड में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है और इसका हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर दुनिया भर में क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। और विशेष रूप से जाहिर है हमारी अपनी अर्थव्यवस्था। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें जाएं, मैं बस आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं, जो कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राष्ट्रों के उदय को 3 तत्व तय करते हैं। शक्ति की राजनीति के बीच का अंतःक्रिया, प्रौद्योगिकी और आर्थिक प्रभुत्व। और ये 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि आप दुनिया के इतिहास को देखें तो जब भी तकनीकी रूप से उच्चतर देशों ने राजनीतिक शक्ति के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों पर कब्जा किया और इसके आर्थिक संसाधनों को ले लिया और फिर एक आर्थिक महाशक्ति बन गए। और यदि आप एक आर्थिक महाशक्ति हैं तो आपका बड़ा राजनीतिक प्रभाव होता है। लेकिन यह सब तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप तकनीक में दूसरों से आगे है। आप युद्ध जीत सकते हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, और ऐसा अतीत में हुआ है। 18वीं 19वीं शताब्दी में हमने देखा है कि आक्रमणकारियों ने यहाँ युद्ध जीते। तो इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में हमने देखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक रूप से महाशक्ति बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उन्होंने तय किया कि बाकी दुनिया का क्या होगा, और फिर बेशक ब्रेटन वुड्स पर हस्ताक्षर किए गए। सोने की वजह से डॉलर एक आरक्षित मुद्रा बन गया और उन्होंने कई रूपों में दुनिया की राजनीति को निर्धारित किया। वे राजनीतिक रूप से बाकी दुनिया से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। आर्थिक रूप से वे अपनी राजनीतिक स्थिति के कारण शोषण कर सकते थे, और प्रौद्योगिकी में वे दूसरों से आगे थे। हाँ, लेकिन वर्षों में परिस्थितियों में बदलाव आया है। चीन के खुलने के साथ और विश्व व्यापार संगठन के साथ बाजारों का खुलना, अन्य अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध हुई हैं, विशेष रूप से चीनी अर्थव्यवस्था। चीनी अब आर्थिक शक्ति के मामले में अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 1960 में, और यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही किया जाएगा, दुनिया के 25% निर्मित माल अमेरिकियों द्वारा निर्मित किए जाते थे, और आज लगभग 35% विश्व के निर्मित माल चीन द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो वे निर्माण में आगे हैं, उनके पास भारी भंडार है। निश्चित रूप से वे संयुक्त राज्य अमेरिका के जीडीपी के मामले में उतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरावट में है, लेकिन फिर से चीनी उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी पर चुनौती दे रहे हैं। इसका दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप जब वे सत्ता में आए तो उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो उन्होंने किया है वह शानदार है, और रातों रात उन्होंने दुनिया की राजनीति बदल दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच आर्थिक संबंध बदल दिए हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि राष्ट्रपति ट्रंप कल क्या करने वाले हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे पास ऐसी स्थिति है जहाँ अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ लगा रहे हैं कम से कम चीनी वस्तुओं पर अब 150% तक, चीनी अमेरिकी वस्तुओं पर 125% तक शुल्क लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा। लेकिन अन्य देशों की बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, देखो हम एक राहत अवधि रखने वाले हैं जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले माल पर केवल 10% शुल्क होगा, और 90 दिन की अवधि के भीतर हम तय करेंगे कि क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा 75 देश हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और उनमें से कुछ ने हमें उनके साथ निपटने के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं दी हैं। तो ये स्थिति है जिसमें हम आज हैं, और हमारे साथ 3 अप्रतिम लोग हैं। मेरा मतलब है लोग, मैं वास्तव में उनके साथ थोड़ा संकोच करता हूँ, क्योंकि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, और काफ़ी हद तक देखें कि मैंने जो कहा है उसके संदर्भ में बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। शंकराचार्य, आज मेरे साथ होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड से BA ऑनर्स 1967, PhD हार्वर्ड, विश्व बैंक 1971 से 82, निदेशक विश्व बैंक रिपोर्ट में 1969,
और आप 82 में भारत वापस आए। वित्त मंत्रालय में आप सलाहकार थे। मुझे लगता है सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार 1993 से 2001। नौकरी नहीं मिल सकी। आप सेबी के विनियमों से भी जुड़े थे और आपने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 12वें वित्त आयोग 2004 में आपने क्या भारत के बिना इंडिया बढ़ सकता है प्रकाशित की है। इंडिया एंड ग्लोबल क्राइसिस 2009 में, इंडिया आफ्टर द ग्लोबल क्राइसिस और कई अन्य। तो यहाँ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त राकेश, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे भगवान, मुझे बहुत बहुत झंझक हो रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखिए, उसमें आपने अपनी पहली डिग्री प्राप्त की। येल से बीए अर्थशास्त्र, प्रिंसटन से डॉक्टरेट, वर्ल्ड बैंक 1976 से 1980, योजना आयोग सलाहकार। आपने 1994 में प्रकाशित किया राकेश मोहन का इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। 2009 में आप NCAER के DG थे। 2005 से 2009 तक आप रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। तो मेरे भगवान, ये तो है अच्छा। खैर, आप लोग सबसे अच्छे लोग हैं। धन्यवाद ज़मीनी यहाँ होने के लिए, क्योंकि आप हमें इसका न केवल आर्थिक विश्लेषण देंगे, लेकिन यह दुनिया को कैसे प्रभावित करने वाला है। ज़मीनी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, लेखक, पूर्व राजनयिक, आपका बहुआयामी करियर आपके अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति गहराई से जुड़ाव को प्रतिबिंबित करता है। आपने अपनी मास्टर की, उदाहरण के लिए, बैचलर की डिग्री सेंट स्टीफन फिजिक्स से की, फिर मास्टर डिग्री मैसाचुसेट्स MIT से और PhD इन फाइनेंस टफ्ट से की। 1976 में आपने भारतीय विदेश सेवा में शामिल होकर परमाणु ऊर्जा विभाग में सेवा की। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया और उससे पहले संयुक्त सचिव पूंजी बाजार और पेंशन सुधार के रूप में। और 2008 में यूरोपीय संघ, बेल्जियम, लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए, जहां आपने 2012 तक सेवा की। फिर 2012 से 2013 तक यूके के उच्चायुक्त। और अपनी कूटनीतिक सेवा पूरी करने के बाद आप अकादमिक क्षेत्र और नीति अनुसंधान में गए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद में RBI चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और आपने सब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर शोध किया। प्रसिद्ध लेखक, अगस्त 2019 में आपने द प्रॉमिस ऑफ इंडिया, हाउ प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू मोदी प्रकाशित किया। राष्ट्र का निर्माण किया 1947 से 2019 तक। आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे शुरू करता हूँ शंकर। आप दुनिया को कैसे देखते हैं जब ट्रंप बाकी सब पर भारी पड़ रहे हैं? खैर कपिल, मैं इसे अभी बहुत उदासी से देखता हूँ, लेकिन एक कुछ ये जोर देना चाहिए कि ये सभी झटके जो हमने 3 महीने से भी कम समय में अनुभव किए हैं, जब से उन्होंने वास्तव में पद संभाला है, उनकी चुनावी वादों में पहले से ही बताए गए थे। मेरा मतलब है, उसने कई बार कहा कि टैरिफ उसके पसंदीदा शब्द हैं इंग्लिश डिक्शनरी में। वह कहा कि जब मैं आऊँगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका वापस लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं टैरिफ्स बढ़ाने वाला हूँ। तो ये वह समझते हैं कि ये विदेशी देशों पर पड़ता है और US लोगों के लिए आयकर कटौती को वित्त पोषित करना। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ज़मीनी हमें बेहतर तरीके से बताएंगे कि सहयोगियों के बारे में उनका नज़रिया सबसे अच्छा नहीं था। मेरा मतलब है कि यहाँ तक कि पहले ट्रंप ने उन्होंने पूरी तरह से अन्य नेटो सदस्यों को, अग्रणी सदस्यों को अलग थलग कर दिया। और मूल रूप से एक समय पर, जैसा कि आप जानते हैं, उसके द्वारा अनुच्छेद 5 का पालन करने पर संदेह था कि अगर एक नाटो देश पर दुश्मन हमला करता है तो अमेरिका और अन्य को जवाब देना अनिवार्य है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारें ज़मीनी। उसने वास्तव में लगभग इसे चुनौती दी। सौभाग्य से यह नहीं पहुँच सका। तो मेरा मतलब है, वह एक विघ्नकर्ता है और उसे परवाह नहीं है कि क्या होता है, जब तक कि उसकी छवि और उसकी लोकप्रियता, जैसा वह देखता है, बढ़ती है और उसे ऐसे काम करते देखा जाता है जो किसी और ने पहले नहीं किए हैं। वे सही हैं या गलत, भविष्य बताएगा। लेकिन क्या आपके अनुसार निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस आएगा? मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता। क्या मेरा मतलब है, भले ही वह सभी देशों पर उच्च शुल्क लगाए, वर्तमान में जैसा आपने कहा हम एक राहत पर हैं सिवाय चीन के, लेकिन भले ही वह उन्हें पहले के स्तर तक या समान स्तर तक ले आए। और ये मत भूलें, उसने पहले ही आकर स्टील और एल्यूमिनियम पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाए हैं।
ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर, वह फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले से ही काफ़ी कुछ किया है। पारस्परिक टैरिफ अप्रैल की बात है, ये मार्च में किए हाँ, गए थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 21वीं सदी में अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं उसकी समझ बिल्कुल गहरी है। ये सच है कि निर्माण क्षेत्र बहुत उच्च स्तरों से घटकर आज अमेरिका में लगभग 10% से कम हो गया है। लेकिन इसके विपरीत सेवा क्षेत्र ने बेहद तेजी से वृद्धि की है, और ये कई तरह से एक उन्नत सेवा क्षेत्र है। ये नहीं वह है तकनीकी वह भाग तकनीकी भाग है जिसका आप उल्लेख कर रहे थे। और जैसा कि आपने कहा, वे कई क्षेत्रों में अग्रणी हैं। चीन कई में पकड़ बना सकता है, लेकिन वे आगे हैं। तो मेरा मतलब है, मुझे लगता है उसका पढ़ना ये राजनीतिक रूप से आता है कि वह उसे एक तरह से वे लोग समर्थन करते हैं जिन्हें हिलेरी क्लिंटन ने एक बार अपने राजनीतिक नुकसान के लिए एड डिप्लोरेबल्स कहा था, कि वे लोग जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में वैश्वीकरण से पीछे रह गए हैं, उन राज्यों में जो अच्छा नहीं कर सके, ब्लू कॉलर नौकरियां जो विनिर्माण के घटने के कारण चली गई हैं, और इसी तरह। तो ये लगभग 40% या आसपास है मतदाताओं का, शायद 35-40, मुझे नहीं पता। ट्रंप जो कर रहे हैं उसके संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या है राकेश? तो मैं वास्तव में अपने आम तौर पर उदास दोस्त से भी अधिक निराश हूँ। जो वह कर रहा है वह वास्तव में पूरी तरह से अभूतपूर्व है। अनेक लोग 1929 के स्मूथ हॉली टैरिफ्स को देख रहे हैं, जो भी कुछ हद तक समान परिस्थितियों में आए थे, जहां लोगों ने महसूस किया कि अमेरिका को अपने को सुरक्षित रखने के लिए टैरिफ्स लगाने की ज़रूरत थी। लेकिन जो दिलचस्प है वह ये है कि जो उन्होंने पहले ही किया है वे टैरिफ शायद स्मूथ हॉली टैरिफ से कुछ हद तक अधिक हैं, जो औसतन लगभग 20% था, और फिर भी 60% से अधिक आयात अमेरिका में टैक्स नहीं लगते थे। तो केवल लगभग 1/3 या ऐसे ही थे जिन पर औसतन 20% टैक्स लगता था। और परिणाम ये था, मेरा मतलब है, निश्चित रूप से अन्य चीज़ें भी हुई। मंदी, बेरोज़गारी 1 साल के भीतर बढ़ गई, 6% से दोगुनी होकर 8% से 16% हो गई, और उस समय बेरोज़गारी पहले से ही अधिक थी। वैश्विक व्यापार में लगभग 2/3 की गिरावट आई। तो वह अब भी जो कर रहा है वह उससे कहीं बुरा या अधिक। मुझे लगता है कि वैश्विक व्यापार पहले ही गिर रहा है, पहले ही गिर रहा है। बात यह है कि तब ये 2/3 गिर गया, अब भगवान ही जाने क्या होगा। दूसरा जो मेरे लिए एक अर्थशास्त्री के रूप में रोचक है वह यह कि लगभग 1000 अर्थशास्त्रियों ने वास्तव में हर्बर्ट हूवर को लिखा, ऐसा मत करो, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब मैं अमेरिकी अर्थशास्त्रियों की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं देखता जो हमें हमेशा मुक्त व्यापार पर उपदेश देते रहे हैं, ठीक है। तो मैं वास्तव में काफ़ी हैरान हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वह इसके लिए मुक्त व्यापार को दोष देते हैं। तो इसके साथ ये भी आता है कि जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है वह ये है कि पूरी अवधारणा गलत है कि अमेरिका ने नुकसान उठाया है। मैं अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के अनुपात की तुलना कुछ अन्य प्रमुख विकसित देशों जैसे जापान, फ्रांस के साथ कर रहा ये $80,000 प्रति व्यक्ति तो अब प्रति व्यक्ति लगभग $80,000 है। पहुंच अब जापान की तुलना में लगभग 2.5 गुना है। साल 2000 में यही वह समय था जब चीन ने WTO में प्रवेश किया, इसलिए ऐसा आरोप है कि हमने उन्हें WTO में प्रवेश करने दिया, और ये उन्होंने किया है। तो देखना अच्छा है कि साल 2000 में स्थिति क्या थी। तो साल 2000 में वास्तव में अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय जापान की तुलना में थोड़ी कम थी। अब ये 2 गुना और आधा, 2.4 गुना है जो वे थे। इसी तरह अगर आप तुलना करें फ्रांस के साथ, वे साल 2000 में 1.6 गुना थे, और अब ये 1.9 गुना है। यूके ये 1.3 गुना था, अब ये 1.9 गुना है। तो मौलिक रूप से ये धारणा गलत है। सही बात यह है कि चीन ने वास्तव में बहुत उन्नति की है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये विचार कि अमेरिका का
अन्य देशों द्वारा फ़ायदा उठाया गया है, जांच में सही नहीं ठहरता। जैसा कि शंकर कह रहे थे कि कई विनिर्माण नौकरियां खो गई हैं, ये सही है, लेकिन फिर आप जानते हैं 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले इतनी सारी कृषि नौकरियां खो गई थी। न केवल ये, मुझे लगता है कि आप सही हैं कि विनिर्माण नौकरियां खो गई हैं, लेकिन चीनी सामानों के आने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में कम महंगाई रही है। अब यदि आप अपने टैरिफ बढ़ाते हैं तो इसका मुद्रास्फीति का असर होगा। और एक और बात जो शंकर कह रहे थे प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के संबंध में, कि अगर आप सामान्य चीज़ लें तो हर कोई आईफोन की बात करता है। हाँ, ठीक है, सारा मूल्य वृद्धि अमेरिका में होती है। ये केवल एक छोटा, जब आप सेल फोन के लिए $1000 या जो भी होता हो भुगतान करते हैं, तो आईफोन के लिए 10% से भी कम या ऐसा कुछ चीन या अब भारत में होगा। लगभग सारा मूल्य वृद्धि वहाँ होती है। दूसरा, मैं यहाँ कुछ वस्त्र निर्यातकों से भी बात कर रहा था और फिर उनसे पूछा, देखो अमेरिका में किसी कपड़े, एक शर्ट या महिला की पोशाक या जो भी हो, उसकी संयुक्त मूल्य और खुदरा मूल्य के बीच क्या अनुपात है? लगभग 5, खुदरा मूल्य 5 से 1 था। तो यदि लैंडेड मूल्य $5 है तो इसे 25, 10, $50 में बेचा जाता है। ठीक है, तो फिर से वहाँ मूल्य वृद्धि होती है, बांग्लादेश में नहीं या वियतनाम या कहीं और। तो मेरे लिए जो दिलचस्प है वो ये है कि झूठी कहानियाँ फैलाई गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका पर व्यापार के प्रभाव के संदर्भ में। हालांकि ये सच है कि विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों, खासकर उत्तर पूर्व में, विदेशों में नौकरी हस्तांतरण के कारण प्रभावित हुए हैं। अब चूंकि मैं पहले न्यू हेवन में एक अंडर ग्रेजुएट के रूप में और हाल ही में एक प्रोफेसर के रूप में रहा करता था। आप न्यूयॉर्क से कहें बोस्टन तक ट्रेन लेते हैं और मैंने इसे कई बार लिया है। हाँ, ट्रैक के दोनों ओर आप पुराने वस्त्र कारखाने देख, वह सही है। हम जो कि आप उदाहरण के लिए डेट्रॉइट के साथ भी वही, बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि अरे ये दुनिया में हमेशा से होता आ रहा है। आप यूके के बारे में उपन्यास पढ़ेंगे कि जब करघे आदि आए तब तक सभी कपड़े मेरे हाथ में ही होते थे। ठीक है, बहुत सी नौकरियां चली गईं और निश्चित रूप से बहुत कष्ट हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक चीज़ जो मैं इस मुद्दे पर सोचता हूँ वास्तव में, वो महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी से जुड़ी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अधिक बढ़ गया है। तो कहें कि 60 के दशक के अंत तक ये अभी भी अपेक्षाकृत कम। उन दिनों जब इस तरह की गड़बड़ी हुई तो मूल रूप से यह केवल पुरुष ही थे जो काम करते थे, फिर उन्हें कहीं और दूसरा काम ढूंढना पड़ा। अब उन्हें 2 नौकरियां ढूंढनी होती हैं क्योंकि लगभग सभी महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है, तो मैं बस सोचता हूँ, क्योंकि मुझे जो पता है वो ये है कि स्थानांतरण पारंपरिक रूप से, भौगोलिक स्थानांतरण पारंपरिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अधिक रहा है। और मुझे पता है कि 70 के दशक के मध्य तक अमेरिका में हर 5 में से 1 परिवार हर साल चले जाते थे। उनमें से कुछ बस यहाँ से अगले पड़ोस में चले जाते थे। ये विभिन्न राज्यों में लाभ निर्भर हाँ, करता है। और इसके अलावा बस उठना, दुनिया में ऊपर बढ़ना और ऊपर जाना। अब ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो मेरे लिए दिलचस्प है वो ये है कि सभी अर्थशास्त्रियों के बावजूद बाकी सब कुछ, इतना शोध आदि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपने ज़्यादा नहीं देखा कि देखो सभी मूल्यवर्धन यहाँ है, बेरोजगारी कम रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकियों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। ठीक है, आइए उन सभी नौकरियों पर नज़र डालते हैं जो आयात के कारण उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, और चाहे वो ट्रेडिंग हो या डिज़ाइनिंग, विपणन और अन्य सब कुछ। तीसरा, इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का इतना प्रयास नहीं किया गया है जहाँ पीड़ा वास्तव में मौजूद है। बहुत से लोगों ने नौकरियाँ खो दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या करते हैं? आप उन लोगों की मदद कैसे करते हैं? आप उन स्थानों की मदद कैसे करते हैं? है कि अमेरिका में महिलाओं को काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि केवल एक वेतन से आप अमेरिका में गुजारा नहीं कर सकते। यही मैं समझा। अपेक्षाओं का सवाल है ना? और आप जीने की उम्मीद कैसे करते हैं? कब तक? उम्मीदें इस पर आधारित होती हैं कि आपके माता पिता कैसे जीते हैं। और बहुत से लोग महसूस करते हैं कि वे अपने माता पिता की तरह अच्छा नहीं जी रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, मैं एक व्यक्ति का जिक्र करूंगा जो उनका वित्त मंत्री था। लेकिन आइए
समग्र स्थिति पर बात करें। मेरे विद्वान मित्रों ने यहाँ आर्थिक और वित्तीय अनिश्चितताओं के बारे में बात की है। चलिए उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो निश्चित हैं। कुछ चीज़ें निश्चित हो गई हैं जो अप्रत्याशित हैं। जो निश्चित हो गया है, जो हमेशा पृष्ठभूमि में था, वह है चीन के उदय से अमेरिकी असुविधा, बिल्कुल आर्थिक शक्ति के रूप में और भविष्य में एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी। अब बाइडेन के समय में भी और उससे पहले भी कुछ फुसफुसाहटें थीं, कुछ कदम बाइडेन द्वारा उठाए गए थे। ट्रंप ने इसे स्पष्ट कर दिया है, दुश्मन नंबर 1 चीन। तो और जाहिर है कि चीनी इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। उनकी वैश्विक दृष्टि, जो मुझे लगता है कि कई उद्धरण चिन्हों में अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई है, ये है कि रूस उतना शत्रु नहीं है। रूस वह नहीं है जो सोवियत संघ हुआ करता था। रूस पारंपरिक अर्थ में साम्यवादी भी नहीं है। यूरोप न तो यहाँ है और न वहाँ। अमेरिका यूरोप की सुरक्षा पर नाटो के माध्यम से उतना खर्च करता है जितना कि यूरोप की तुलनात्मक समृद्धि को देखते हुए जरूरी नहीं है। तो यूरोप, खैर, वे अपनी देखभाल कर लेंगे। रूस, हमें उनके बारे में यूक्रेन के संदर्भ में इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मुख्य दुश्मन चीन है और हम मुनरो सिद्धांत पर वापस चलते हैं। इसलिए ग्रीनलैंड, इसलिए पनामा नहर, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर गोलार्ध के रूप में खुद को देख रहा है। ये हमारा है। ऊपर से ही इसलिए कनाडा को हमारे साथ शामिल होने वाली मजाकिया बातें हो रही हैं। वहाँ आप देख सकते हैं एक निश्चित, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह तर्क संगत है, मैं कह रहा हूँ मैं ट्रंप के दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उस जगह तर्क खोज रहे हैं जहाँ कोई तर्क नहीं है। यह उसकी सामान्य आदत है। तो ये है। लेकिन अगर आप कुछ तथाकथित रणनीतिक विशेषज्ञों और वेंस आदि को सुनते हैं, तो जो बातें वेंस ने ग्रीनलैंड में कही थी उनकी भारतीय मूल की पत्नी के साथ, मुझे यकीन है कि वह इतना आरामदायक महसूस नहीं कर रही होंगी अगर वह पर्याप्त पढ़ी लिखी है कि वह मूल रूप से कह रहे थे कि आप लोग, मतलब डेनमार्क, ग्रीनलैंड के लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और हमें हस्तक्षेप करना होगा। मूल रूप से हमें ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करना होगा। तो यही दृष्टिकोण है जो ट्रंप और उनके अनुयायियों और अनुचरों और जो उनके विचारों में विश्वास रखते हैं, सही या गलत, मेरी समझ में तो यही है। तो ये चीज़ें निश्चित हो गई हैं, ये सब सतह पर आ गए हैं। मैं निश्चित बनाम अनिश्चित की बात कर रहा हूँ, जबकि आर्थिक पक्ष पर बहुत सारी विचारणीयता है। तो ये अमेरिका के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर समझदार लोग कहेंगे कि यह नहीं है, लेकिन दूसरी ओर मैं चाहता, इस विचार से असहमति है कि यूएस में सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत असंतोष है, चाहे वो ऑपियोइड्स की बात हो या ये कि हर 2 में से एक शादी टूट जाती है। मुझे लॉस एंजलिस की एक घटना याद है। एक व्यक्ति होटल के ऊपर चला गया और दूरबीन लगे राइफल के साथ, उसने लोगों को निशाना बनाया, कोई संगीत सुन रहा था एक एक करके, वह उनमें से किसी एक को भी नहीं जानता। और फिर आपने सबने सुना होगा उसके बारे में, सभी गोलीबारी, स्कूलों और पोस्ट ऑफिस में अजीब शूटिंग की घटनाएं। मैंने दुनिया में कहीं और इसके बारे में नहीं सुना। ठीक है, बंदूकों की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है, लेकिन क्या यह केवल बंदूकों की उपलब्धता है? क्या कुछ गहरे, कैसे कहूँ, अशांति है? बहुत से लोगों के लिए अमेरिका में विभिन्न कारणों से उनके परिवार में जो कि मनोरंजक ड्रग्स का अत्यधिक उपयोग, इसलिए इसमें कुछ अनिश्चितता है। और यह ट्रंप के कथन में दिख रही है, परिवार महत्वपूर्ण है, इसी कारण से वह लाते हैं। अपने पहले कैबिनेट बैठक में किसी से प्रार्थना करने के लिए कहना, और इसी तरह आप जानते हैं भगवान हमें बचाएंगे, प्रार्थनाएं ही ज़रूरी हैं। तो वह अमेरिका में उस क्रिश्चियन राइट से अपील कर रहे हैं। और मैं एक अंतिम टिप्पणी के साथ रुक जाता हूँ, जो कि रंग है। लोग इसे ज़ोर से नहीं कहना चाहते। मुझे यकीन है कि अमेरिका में कई लोग हैं जो अत्यधिक शिक्षित हैं, जो अमेरिका में इस बात से असहज हैं कि धीरे धीरे यहाँ बहुसंख्यक श्वेत लोग नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे नस्लवादी हैं। उन्हें लगता है कि हमने इस समाज का निर्माण किया है, हमने इस देश का निर्माण किया है। वे रेड इंडियंस के बारे में भूल जाते हैं और इसी तरह। लेकिन यह और अब प्रवासन विरोधी चीज़, बिल्कुल सही। और यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे से बहुत अलग लोग हों। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है, मुझे लगता है
जब हम इसे कहें तो अंधेरे पक्ष पर देख रहे हैं। स्त्री द्वेष, मेरा मतलब है एक प्रतिक्रियावाद है, मुझे लगता है। मेरा मतलब है मैं वहाँ था एक स्नातक छात्र के रूप में, सिर्फ वियतनाम युद्ध विरोधी नहीं बल्कि महिला मुक्ति और नागरिक अधिकार पूर्ण रूप से चल रहे थे। और मुझे लगता है कि हम आज अमेरिका में जो देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में भी वह है, अगर आप चाहें तो काले लोगों, रंगीन लोगों के उदय के खिलाफ एक प्रतिक्रिया। तुलना करें जो 50-60 वर्ष पहले था और स्त्री द्वेष की ओर। मुझे लगता है आप जानते हैं ये सारा वॉक व्यवसाय, ये सब एक प्रतिक्रिया को जन्म दे रहा है जिसका एक राजनीतिक आधार है और ये उनकी लोकप्रियता और शक्ति का हिस्सा है। शायद थोड़ा आगे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप सहमत हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ, इसमें एक मजबूत तत्व है। मज़ेदार बात यह है कि बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने उसके लिए वोट दिया है, तो शायद उन्हें भी किसी तरह से लगता है कि अमेरिका तब महान था जब पुरुष काम करते थे, महिलाएं घर पर बच्चों की देखभाल करती थी, हमारे परिवार कहें कि अधिक सुसंगत और अधिक स्थिर थे। तो मुझे लगता है कि कुछ महिलाएं भी जाहिर तौर पर इस तरह की पिछड़ी सोच साझा करती और यह सब उनके सभी घात कार्यों के बावजूद है। बिल्कुल सही, पूरा दौरा। लेकिन मुझे इसमें जोड़ने दीजिए, वास्तव में ये सच है कि रंग के मुद्दे पर और कैसे श्वेत नस्लीय बहुसंख्यक महसूस कर सकते हैं कि अब प्रमुख विश्वविद्यालयों में हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, बर्कले आदि इन प्रतिष्ठित स्थानों में प्रवेश करने वाली कक्षा में अब केवल 35 से 40% गोरे ही हैं। बिल्कुल सही। वो आंशिक रूप से भारतीय और चीनी मूल के लोगों के उदय के कारण, लेकिन इसके अलावा सकारात्मक कार्रवाई के कारण भी, इसलिए वहाँ अधिक हिस्पैनिक हैं, अधिक, उदाहरण के लिए 100 अफ्रीकी अमेरिकियों आदि। इसलिए कोई इस तरह सोच सकता है कि आप जानते हैं वही उच्च मध्यम वर्ग के अमेरिकी श्वेत अमेरिकियों को अपने बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश दिलाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा वे बहुत महंगे भी हैं। मैं केवल श्रेष्ठ स्थानों की बात कर रहा हूँ। इसलिए एक व्यक्ति उस प्रकार की नाराज़गी को समझ सकता है जिसके बारे में जामिनी बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं ये बस लगातार चल रहा है। इसके अलावा मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है कि कई चैनलों में, जब मैं पहली बार 1969 में अमेरिका गया था, टेलीविज़न चैनलों में कोई ब्लैक एंकर नहीं होता था और अब ये काफ़ी सामान्य हो गया है। तो मुझे बस एक बात पर वापस आने दें, इस मुद्दे पर, चीन के उदय पर। वास्तव में अगर आप इतिहास में पीछे जाएं, देखिए पिछली बार जब प्रमुख शक्ति बदली थी वह पहले विश्व युद्ध से पहले थी। यानी आपके पास वैश्वीकरण की सबसे बड़ी लहर 19वीं सदी के अंत में थी। तब तक अमेरिका ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिका में अभी भी बहुत से अलगाववादी विचार थे। वे पहले विश्व युद्ध में जाने से हिचकिचाते थे, वे दूसरे विश्व युद्ध में जाने से भी हिचकिचाते थे। हाँ, सही है। जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था वह यह थी कि उदाहरण के लिए अमेरिका, आप जानते हैं, यूरोप के रक्षा के लिए सारा पैसा रक्षा में खर्च कर रहा था। और इसका परिणाम यह है कि यूरोप में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर रहा है, जो कर सकता है, जो वो कर सकता है बचत के साथ, क्योंकि उन्हें रक्षा पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। और इसलिए स्कैंडिनेवियाई देशों में राजनीति की प्रकृति यूरोप में कहीं अधिक, क्या कहूं, ये समाजवाद नहीं है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच कोई असली अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में हर कोई काफी अच्छा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत एक बड़ा अंतर है। तो जब आप $80,000 प्रति व्यक्ति की बात करते हैं, तो आप ये नहीं समझते कि ये वास्तव में ऐसे ही केंद्रित है जैसे भारत में है ना? हम प्रति व्यक्ति की बात करते हैं, लेकिन अंततः ये औसत है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है। व्यापार के लाभ हम अमेरिकी तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं, मुझे लगता है नहीं, लेकिन फिर से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये विरोधी दृष्टिकोण है। मैं चाहता था कि मैं कह सकता हूँ वो ये है कि ये पर्याप्त नहीं के दृष्टिकोण से मुझे विश्वास है कि अमेरिका को अत्यधिक लाभ हुआ है, मूल रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले सस्ते आयात से। और अगर आपके पास ये ना होते
तो आपके पास बहुत अधिक मुद्रास्फीति होती और लेकिन आवाज़ महंगा है। आप देखें, हो सकता है आप हमें यह समझना होगा कि अमेरिकी परिवार की क्या ज़रूरतें हैं। यही कारण है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था। संयुक्त राज्य में आवाज़ बहुत महंगा है। हर कोई आप जानते हैं, एक उन्नत आप जानते हैं, उच्च स्तरीय पड़ोस में, हाँ, उच्च स्तरीय पड़ोस, सही, बहुत महंगा। स्वास्थ्य सेवा बहुत महंगी है, स्वास्थ्य सेवा बहुत उच्च महंगी शिक्षा बहुत महंगी है। तो आप सही हैं, उपभोग सस्ता है, लेकिन फिर भी अमेरिकी, सामान्य अमेरिकी, और मैंने उनमें से कई से बात की है, महसूस करते हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका की संपत्ति में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और इससे कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं। और यही कारण है, ये अंतर है जो ईर्ष्या और जलन पैदा करता है। यही बात है। ये पूर्ण अर्थ में नहीं है सही कि वे बहुत बुरी स्थिति में है, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, हाँ, वैश्विक औसत की तुलना में वे बहुत अच्छी स्थिति में है, हाँ सही, लेकिन ये अंतर है जो समय के साथ बढ़ गया है, जो इसकी ओर ले जा रहा है। विडंबना यह है कि उनका समर्थन अरबपतियों और ओलिगार्क्स द्वारा किया जा रहा वो कर की वजह से है, कर के कारण। ये एक और पूरी तरह से अलग कारण है। है। एक प्रश्न जो इस ऊह तरह की सामाजिक संरचना के टूटने या लोगों के नाखुश होने की स्थिति में उठता है, क्योंकि वे जहाँ हैं वहाँ से वे देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में इसमें सोशल मीडिया का कितना योगदान रहा है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ और ज़्यादा देख सकते हैं, हर कोई आपसे कहीं बेहतर कर रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं। आप उनकी गाड़ियाँ देख सकते हैं, आप उनकी नौकाएं देख सकते हैं। इसलिए ये भी हो बिल्कुल, सकता है। अब एक और बात जो मैं अर्थशास्त्र पर वापस लाना चाहूँगा, हाँ हाँ, तो चलो फिर से शुरू करते हैं। वह व्यापार बाधाएं कभी भी विनिर्माण वापस नहीं लाई, और उन्होंने कभी व्यापार घाटे को पूरा नहीं किया है। जो लोग सारी चीजें भूल जाते हैं वह है जिसे हम अर्थशास्त्री मैक्रो आइडेंटिटी कहते हैं, जो ये है कि चालू खाता घाटा या व्यापार घाटा देश में निवेश और बचत के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो समस्या अलग है, समस्या व्यापार नहीं है। समस्या ये है कि अमेरिकी पर्याप्त बचत नहीं कर रहे हैं, सरकार लगातार उच्च बजट घाटे के साथ बचत नहीं कर रही है। नहीं बचा रहे हैं पर्याप्त, क्योंकि उनके पास चीजें महंगी हैं, और मैं अब भी इसे मानता हूँ। नहीं, नहीं, आपका आवाज और ऐसी नहीं, चीजें, नहीं, 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 अमेरिकी सरकार, ठीक है, अमेरिकी सरकार, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टैक्स कटौती किए हैं, विशेष रूप से अमीरों पर, जो मेरे द्वारा कहे गए बिंदु पर वापस आता है कि क्योंकि आप अमीरों पर पर्याप्त कर नहीं लगा रहे हैं, आपके पास बड़े बजट घाटे हैं। इस कारण पूरे देश में कुल बचत की कमी है, और इसलिए आप नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को ट्रंप को वोट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप कह रहे हैं कि मैं, आप जानते हैं, अमीरों को एक और अच्छा सौदा देने जा रहा हूं। हाँ, लेकिन वही से अलग तरीके से संबोधित कर रहा है। वो कहता है मैं टैरिफ से राजस्व के रूप में पैसा प्राप्त करूंगा, जो वह कर सकता है, जो वह करेगा यदि वह टैरिफ कर सकता है। लेकिन तो जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि निदान गलत है। एक, कि अमेरिका दूसरों से पीड़ित हुआ है, ये सच नहीं है। भले ही यह मामला हो सकता है कि कुछ कम समृद्ध अमेरिकी अपने स्थान के बारे में नाराज महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने अन्य देशों के कारण कष्ट नहीं उठाया है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ क्या होने वाला है आपके अनुसार आने वाले वर्षों में? ये बहुत अधिक प्रभावित होगा अगर ये कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, जिस तरह के टैरिफ की बात हो रही है वो पूरी तरह से अभूतपूर्व है। और दूसरा, विश्व अर्थव्यवस्था में हमने कुछ ऐसा नहीं देखा है। यदि यह रस्साकशी चीन और अमेरिका के बीच होती है तो अमेरिका चीन पर 145%, चीन अमेरिका पर 125%, यह कुल वैश्विक व्यापारी टूट का कारण बनेगा। और हम इससे हाँ, उन शुल्क स्तरों पर व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं जोड़ सकूं कि उन्होंने हेगमोन के परिवर्तन के बारे में जो कहा, हमने सभी ने ओपेनहाइमर नामक फिल्म देखी है, हम और कैसे परमाणु हथियार पहली बार लॉस अलामोस में परीक्षण किए गए थे। वो एक बड़ा बदलाव है। आप नहीं सकते दो प्रमुख शक्तियों के बीच परमाणु हथियारों के कारण शत्रुता और युद्ध जैसी स्थिति, हम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रंप ईरान को बमबारी करने की बात कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वे ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ईरान परमाणु हथियारों के मामले में लगभग वहां पहुंच गया है। खैर, ईरान अब इस मुद्दे पर अमेरिका से बात करने के लिए तैयार है, बातचीत की मेज पर आने के बारे में। वे बात करना जारी रखेंगे, लेकिन विकास भी जारी रहेगा। हाँ, वहाँ बिल्कुल। और लेकिन आर्थिक क्षेत्र की ओर, जिसके बारे में मेरे दो विद्वान मित्र ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि हमने वहाँ पर छोड़ दिया। आपको याद है एक आदमी जिसका नाम जेम्स कार्विल था, वो बिल क्लिंटन के सलाहकार थे। उन्होंने कहा अगर मैं पुनर्जन्म लूँ, अगर मैं वापस आऊँ तो मैं बॉन्ड मार्केट के रूप में वापस आना चाहता हूँ। बॉन्ड ऊपर जा रहे हैं, आप जानते हैं, यील्ड बढ़ गई 30 वर्ष के। मेरा मतलब है ये गिरावट है, और ये बहुत अजीब है,
क्योंकि तनाव के समय दुनिया भर के निवेशक जाते हैं और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं, क्योंकि वे इसे एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखते हैं। मुझे यकीन है कि वे अभी भी अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को उनकी क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में AAA और उससे ऊपर मानते हैं। जिस बात की उन्हें चिंता है वह प्रकार के आर्थिक निर्णय हैं जो ट्रंप ले रहे हैं कि इससे सभी प्रकार की महंगाई हो जाएगी, इसलिए वे ट्रेजरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान दर, इसलिए उन्होंने ट्रेजरी बेंच कर दरें बढ़ा दी है, लेकिन लोग कह रहे हैं ठीक है, उसने पलक झपकी है, क्योंकि लोग ये भूल रहे हैं कि हर दिन अमेरिकी ट्रेजरी को ट्रेजरी बिल और ट्रेजरी बॉन्ड जारी करने पड़ते हैं, क्योंकि कई हर दिन परिपक्व हो रहे हैं। तो ये भविष्य में होने वाली बात नहीं है। जो कुछ विश्लेषक सोचते हैं, ठीक है, आप जानते हैं नहीं, लेकिन हर दिन अरबों की राशि परिपक्व हो रही है, इसलिए आपको नया आर्न जारी हाँ करना सही, बिल्कुल तो यही वास्तव में डराने वाला है। इसीलिए हमारे पास 1970 के दशक में शायद एक निकट दुर्घटना बिल्कुल सही। जिम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका के 10 साल के ट्रेजरी पर एक दिन में 40 या 45 या 50 आधार अंकों की वृद्धि, नहीं, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये लगभग 12 या 14 आधार अंक हैं, 40 आधार अंक नहीं। वो बढ़ा फिर वापस आया। तो हाँ, लेकिन फिर भी बहुत है। ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा। अगर आपके पास $1 बिलियन के 10 वर्षीय अमेरिकी प्रतिभूतियां हैं और यील्ड उतनी बढ़ जाती है, तो आप उस बांड के वर्तमान मूल्य के संदर्भ में आपने खो दिया। सो जिम, ये दूसरा मुद्दा है कि चीन के पास एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैं है। आपको सटीक संख्या दूंगा। हाँ, चीन के पास मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, चीन के पास अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स और बिल्स की कुल होल्डिंग लगभग 700 अरब है। हे भगवान। और इसमें विभिन्न कंपनियों में लगभग 9 या 10 बिलियन अमेरिकी इक्विटी शामिल है आदि। तो कुल निवेश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1.6-1.7 ट्रिलियन अमेरिकी सरकार में है। तो उन्हें एक समझौते पर आना होगा। नहीं, उन्हें एक समझौते पर आना होगा। यही एक कारण है कि वे कीमतों में गिरावट से खुश नहीं हैं। तो यह विचार कि वे उन होल्डिंग्स का उपयोग अमेरिका को धमकाने के लिए कर सकते हैं, उनके लिए प्रतिकूल है। इसलिए ट्रंप कह रहे हैं नहीं, वह मेरा अच्छा दोस्त है, हम एक समझौते पर वह मेरी अच्छी दोस्त है। तो जिम, मेरा सवाल यह है कि 700 अरब चीनी और यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स में से मान लीजिए कि आप 50 गिरा देते हैं, क्या इससे बाजार में बड़ा फर्क पड़ेगा? इससे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं। वो ज्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि कहीं और रखने की जगह खैर, ये दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। लोग वो शायद शुरू में 5 अरब बेचेंगे ये परीक्षण करने के लिए। आप जानते हैं, जैसे पानी की गर्मी या ठंडक जानने के लिए आप पैर हम डालते देखेंगे, हैं। हम देखेंगे क्या होता है। मुझे दूसरे विषय पे जाने दें। जैसा कि मैंने इस बातचीत की शुरुआत इस प्रस्तावना से की थी कि प्रौद्योगिकी, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक प्रभाव किसी भी राष्ट्र के उदय के तत्व होते हैं। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, ट्रंप फिलिस्तीन पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलिस्तीनियों को बाहर भेजना, वह बात कर रहे हैं, वह फिर से बात कर रहे हैं। और पनामा नहर, वह बात कर रहे हैं, वह अपनी राजनीतिक शक्ति को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, वह यूक्रेन के भीतर एक आर्थिक समझौता चाहता है ना, वह वहाँ कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्व चाहता है, इसलिए वह आर्थिक लाभ पाने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी रणनीति का हिस्सा है, मुझे लगता है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, ठीक है, क्या ये सही है? और तकनीक आगे है, इसलिए वह महिमा मंडन करके संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहता है ना, और अमेरिकी वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसका उपयोग करना चाहता है। इस विश्लेषण में मैं कितने हद तक सही हूं? खैर, वो उसके इरादे बिल्कुल वही हैं जो आपने कहा, लेकिन इरादे इरादे होते हैं। हासिल करने की क्षमता, शीर्ष उदाहरण के लिए उसका कनाडा को प्रस्ताव, संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य बनो। आपने प्रतिक्रिया देखी? वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने हमने वाला। प्रतिक्रिया देखी, तो वह शायद पनामा नहर पर कब्जा कर सके। उसका सबसे बड़ा लाभार्थी बनने जा रहा है मार्क कार्नी। तो मुझे लगता है कि उनके कुछ बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि और मुझे लगता है कि लैटिन अमेरिकियों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वो ब्राजील जैसे देशों को धमकी नहीं दे सकते, वे काफी बड़े हैं, लेकिन आप जानते हैं चिल्ली जैसे छोटे देश और अन्य इसके साथ बिल्कुल भी सहज नहीं होंगे कि क्या अगर वह कहता है नहीं,
लेकिन आप दक्षिण अमेरिका के सबसे नीचे हैं और मुझे चाहिए और कुछ निश्चित मार्ग, जहाँ तक मेरे जहाज़ों का सवाल है, युद्धपोत और अन्य चीज़ें, इसलिए मुझे आपके देश पर कब्जा करना होगा। तो उसके पास ये भ्रांतियाँ और गलतफहमियाँ हो सकती हैं। सुरक्षा परिषद में कुछ मतदान होंगे जिन्हें वह वीटो कर देगा क्योंकि वह एक स्थायी सदस्य है, क्योंकि चीन निश्चित रूप से एक प्रस्ताव लाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। मेरा मानना है कि वह अंततः इन चीज़ों से ध्यान हटाएगा, क्योंकि हमने अभी जिन बातों पर चर्चा की है, जैसे ही अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है या ऐसे किसी न किसी तरह से गलती कर बैठता है, जो उसने कुछ दिन पहले ही की है, वह विचलित हो जाएगा, क्योंकि उसके कई समर्थक अत्यधिक उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति हैं। हमें केवल मस्क के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये सच है, ये लेकिन- सच है। ओह, तो मस्क खुश नहीं है क्योंकि उनकी टेस्ला को नुकसान होने वाला है। वो चीन को भी एक संभावित बाजार के रूप में सोच रहे थे। हालांकि चीन के पास बिल्ड योर ड्रीम्स है। आप सोच रहे होंगे कि ये BYD क्या है, पूरा नाम है बिल्ड योर ड्रीम। हाँ, सही है। हाँ, ये उस कार का नाम है जो टेस्ला के जितनी ही अच्छी है। बिल्कुल। और वे बहुत अच्छे माने जाते हैं, आधे दाम मैंने टैक्सी में उन पर सवारी की है, वास्तव में फ्रांस में, मेड्स आधे में। मूल्य पर। हर बार जब आप फ्रांस के कुछ शहरों में टैक्सी बुलाते हैं तो एक BYD आती है। सच में मुझे आपको ये पूछने दें, क्या AI दुनिया में निर्माण पर प्रभाव डालेगा ये पहले से ही प्रभाव और ये किस हद तक प्रभाव वही डालेगा? $64,000 का सवाल है। लेकिन AI, रोबोटिक्स और ये सभी तकनीकी प्रगति, और इस सब में अमेरिका आगे है नहीं? यूएस रहा है। चीन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक तरह से यूएस में विनिर्माण में गिरावट का कारण है। ये तकनीकी वजह का परिवर्तन हिस्सा के कारण यही है। सही बहुत है, सारी सही है। अध्ययन, जिस कारण मैंने सवाल पूछा, क्या सच में तकनीक निर्माण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? टैरिफ बढ़ाना, ऐसा नहीं होने बहुत सारी वाला है। विनिर्माण वापस नहीं लाने वाला है। बिल्कुल सही है। उनके दो उद्देश्यों के बीच एक विशाल विरोधाभास भी है। आप जानते हैं, विनिर्माण वापस लाने के लिए शुल्क बढ़ाना और मुझे पैसा देना, यानी उन्हें आयकर कटौती करने के लिए। अब आप दोनों को नहीं कर सकते। यदि आपने उस उद्देश्य के लिए पैसा बढ़ा दिया है, तब अगर आप, या बल्कि अगर आप करों को, टैरिफ्स को उच्च स्तर पर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? कारोबार घटता है, तो आपकी बेस घट जाती है, तो आपको ज्यादा राजस्व नहीं, आय सबसे पहले वास्तव में। घटेगी। तो आप जानते हैं आपके पास क्या वितरित करने के लिए है। इसके अलावा, क्योंकि वे कहते हैं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का बहुत अधिक परस्पर संबंध है। अगर आप सभी पर टैरिफ बढ़ाते हैं, तो आप मध्यवर्ती वस्तुओं पर भी उतना ही टैरिफ बढ़ा रहे हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, कंपोनेंट्स वे अंदर बाहर जाते हैं, और इस तरह आप वास्तव में हर चीज की अक्षमता और कीमतें बढ़ा रही हैं। और यह आय में गिरावट लाएगा, यह महंगाई बढ़ाएगा, यह आय में गिरावट लाएगा। इसलिए वास्तव में, जैसा कि शंकर कह रहे थे, इसका ठीक विपरीत प्रभाव होगा। आप भी आप अपनी निर्यात पर असर डाल रहे हैं। मुझे यकीन है कि अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने उन्हें यह बताया होगा, है ना? उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वह नहीं कर सके। लेकिन अब यह राजनीति को कैसे प्रभावित करने वाला है? क्योंकि यदि यूरोपीय लोग अमेरिकी सामान के 21 बिलियन यूरो तक के पारस्परिक शुल्क लगाने वाले हैं, तो यही वे बात कर रहे हैं, अब ये विश्व की राजनीति को बदल देगा। सही है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात जिस पर ट्रंप सही है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वह किस पर सही है, क्योंकि जैसा कि आपको इस पर अमेरिका का वीजा कभी नहीं मिलेगा। नहीं, इसी कारण से मैं अब उनकी प्रशंसा करने जा रहा हूं। तो उन्होंने उन बातों के बारे में बात की है जिन्हें वह अनावश्यक मानते हैं। युद्ध, अब अगर आप अफगानिस्तान में खर्च देखें तो ये $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। बेशक आप कह सकते हैं, ओह 1 ट्रिलियन अमेरिका इसे वहन कर सकता है, लेकिन आप जानते हैं इराक युद्ध के साथ इराक में सैनिकों की संख्या लगातार बनी हुई है। इराक 50 साल पीछे चला ये गया सच है। और अगर आप वहां जाएं, उनके पुल और अन्य सब कुछ अभी भी नष्ट है। तो इस हद तक अगर मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि अमेरिका को अलगाववादी बनना चाहिए, लेकिन कम से कम देशों पर आक्रमण या सैन्य रूप से कब्जा न करने के मामले में अगर वह ऐसा नहीं करते, हालांकि वह यही कहता है, उसने यही उत्तरी कहा। गोलार्ध में वो जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ ये मेल नहीं खाता, तो मेरा मतलब है वह किसी भी तरह से स्थिरता के व्यक्ति नहीं है।
लेकिन यूरोप की ओर देखते हुए और यह अटलांटिक के उन दोनों पक्षों के बीच व्यापार को कैसे प्रभावित वो हो करेगा। सकता था यूरोपीय लोग चीनी के पास जा सकते हैं और उनके साथ एक समझौता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यूएस के बाहर बाकी दुनिया के लिए एकमात्र वास्तविक आशा यह है कि वे व्यापार के क्षेत्र में ऐसी नीतियों और संस्थानों की एक श्रृंखला तैयार करें जो यह वास्तविकता को स्वीकार करें जिसका वे अब सामना कर रहे हैं और शायद जहां से वह आ रहे हैं। एक कहता है शायद बड़ी अनिश्चितता है कि अमेरिका वास्तव में काफी समय के लिए संरक्षणवादी होने जा रहा है। यह अचानक सही नहीं होगा। अब यदि ऐसा है और यदि यूरोप एशिया के बड़े हिस्से कुछ चीजों के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध है, जैसे कि एक विश्व व्यापार संगठन का शासन नहीं, जहां यहाँ तक कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते भी। द्विपक्षीय, हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय मुख्य रूप से खुले व्यापार नियम आधारित हों और जहां लोग नियमों का पालन करें। यदि वे मौजूदा तत्वों को मजबूत कर सकते हैं तो यह नहीं कि वे वहां नहीं हैं, लेकिन उनकी रक्षा करें, यही उनकी एकमात्र आशा है, असली आशा। तो आप ऐसा कुछ मतलब रखते हैं जैसे कि सीओपी जहां अमेरिका ने वापसी कर ली है लेकिन बाकी सभी वो नहीं होने वाला शंकर, वो नहीं होने वाला। ये हर होगा, कोई जारी है। द्विपक्षीय समझौते होंगे। देखिए, हम नहीं जानते कि परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास वियतनाम के वस्त्रों पर टैरिफ है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, वियतनाम पर वस्त्रों के लिए बहुत उच्च शुल्क 46%, और भारत में वस्त्र उद्योग के मामले में अपेक्षाकृत कम शुल्क है। आपके पास वस्त्रों के मामले में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार को प्राप्त करने का अवसर है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि अलग अलग देशों के साथ किस प्रकार की द्विपक्षीय व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं जो आपकी और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती तो हैं। वास्तव में आपने मुझे वो सवाल लाया, मैं ये सवाल पूछने ही वाला था कि इन टैरिफ्स पर ट्रंप प्रशासन जो कर रहा है उसके पीछे का एक तर्क वास्तव में एक वार्तालाप कौशल के रूप में है, जो फिर इस 90 दिन के अंदर परिलक्षित होता है। रिहाई, राहत का समय। एक संभावना यह है कि अगर मैं सकारात्मक पक्ष देखूं तो वह वास्तव में अन्य देशों में टैरिफ कम करने में सफल हो जाते हैं जैसा कि वे उनसे चाहते हैं। हमारे मामले में हम में से कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हमें किसी भी स्थिति में उन टैरिफ को नहीं बढ़ाना चाहिए था और हमें उन्हें नीचे लाना होगा। ठीक है, कुछ में मेरा मतलब है कोई भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय उद्योग, जैसे कि आप जानते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं करता है। हाँ, मैं वे आपसे 1990 के दशक की शुरुआत में भी ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये द है कि बॉम्बे जी क्लब। हाँ, तो जैसे जबकि कोई एक देश, कोई भी देश मुझे कुछ करने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई मुझ पर दबाव डाल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक अवसर है। नहीं, मैं सहमत हूँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं बार बार इसका उल्लेख करता हूँ, 105% ड्यूटी हम सेकंड हैंड कार पर जो लगाते हैं, बिल्कुल, हाँ, यह हास्यास्पद है और पिछले 10 या 12 वर्षों में इस वर्तमान सरकार ने शुल्क बढ़ा दिए हैं और वे निजी क्षेत्र के अनुकूल होने की बात करते हैं, लेकिन एक कुल मिलाकर, लेकिन असल में कृपया मुझे सही करें अगर मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे आयात पर और कई चीजों और खाद्य पर शुल्क बढ़ा नहीं, दिया है। वास्तव में मोदी ट्रंप से पहले से ही संरक्षणवादी रहे। ये एक तथ्य है। दरअसल ये एक तथ्य है। कुछ वस्तुओं पर उच्च शुल्क के कारण मैंने इन आंकड़ों को देखा तो जो हम अमेरिका से आयात करते हैं उस पर औसत लगाई गई शुल्क 14% ही है। ये 10 साल पहले 10% से बढ़कर 14% हो गया है। उसी तरह अमेरिका जो हमसे आयात करता है उस पर औसत लगाया गया शुल्क ये 3.54 था 2014 में। ये है तो आप क्या यह आयात की मात्रा के अनुसार हाँ, भारित है? ये उन मूल्यों के अनुसार भारित है जो आयात किए गए हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन यहाँ बात यह है कि देखो, क्योंकि उपशुल्क, हमारे शुल्क इतने ज्यादा हैं कि कुछ नहीं सही है, सही है, सही ये है। केवल वही चीजें हैं जो वास्तव में आती हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन और भी बहुत कुछ आ सकता काफी था। अधिक आ सकता था और हम मुश्किल से कोई कृषि वस्त्र आयात करते हैं सिवाय सूखे फलों और अन्य वो चीजों। इसलिए क्योंकि हम इसे कई वर्षों से रोक हर रहे चीज को हैं। रोक रहे हैं। वहां भी असली जीविका के मुद्दे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। वो सब्सिडी नहीं जो अमेरिकन अपनी कृषि को देते हैं। आप जानते हैं, ये बस वे इसे सब्सिडी का हिस्सा नहीं मानते बिल्कुल भी। लेकिन अब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। वस्त्र, दवाइयाँ, रत्न और गहने, ऑटोमोबाइल के पुर्जे, यह हमें गहराई से
और नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है। मूल्य के संदर्भ में नंबर 1 निर्यात नवीनतम वित्तीय वर्ष में अब भी कपड़े बिस्तर हाँ, मैंने वही कहा, और वहाँ मार्जिन बहुत बहुत कम है, बहुत पतला, क्योंकि अन्य लोग तो आप बेहतर कीमत पर बातचीत नहीं कर सकते। हाँ, सभी बांग्लादेश और बाकी सब भी एक प्रतिस्पर्धी हैं, वियतनाम, लेकिन मुझे नहीं और पता चीन अब भी अब तक का सबसे नहीं, बड़ा। लेकिन देखिए चीन के फायदे टैरिफ 150% या 125% है, और वियतनाम का 46% है, और बांग्लादेश और अन्य उच्च हैं, और हम अपेक्षाकृत कम हैं। हमारे पास वास्तव में एक नहीं, अवसर है। लेकिन कपिल, ये जैसा कि मुझे लगता है जेमिनी ने कहा, राकेश नहीं, बातचीत की स्थिति है वह सही और मुझे लगता है कि वास्तविकता ये होगी कि हमारे जैसा सभी देश द्विपक्षीय रूप से बातचीत करेंगे ताकि तथाकथित पारस्परिक टैरिफ, जो कि वैसे टैरिफ से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही, नीचे आएंगे अंत में। तो ये एकमात्र सकारात्मक ये संभावना एक सकारात्मक संभावना है। तो अगर वे नीचे आते हैं, लेकिन इस्पात क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल घटक क्षेत्र में हमारे लिए फिर से कठिनाई होने वाली पूरी है। तरह सहमत हूँ, और वे अधिक समय तक चल सकते हैं क्योंकि वे, मुझे लगता है आप जानते हैं, एक बात तो यह है कि वे बहुत कम हैं, इसलिए वे हास्यास्पद नहीं ये सही है, ये इसका सही एक और है। पहलू है वास्तव में, इस्पात, एल्यूमिनियम, ये वस्तुएं, कि अगर निराशाजनक स्थिति होती है या शुल्क जारी रहते हैं आदि और वैश्विक मंदी होती है, तो इन वस्तुओं की कीमतें सभी बहुत गिर जाएंगी। यह महान वित्तीय संकट, जिसमें हमेशा उत्तरी अटलांटिक वित्तीय संकट कहता हूं, के बाद हुआ, और भारत में हमारे बहुत से एनपीए जो 2010 के दशक में हुए, बैंकिंग प्रणाली में कम से कम 1/3 इन धातु वस्तुओं के क्षेत्रों से संबंधित थे। तो ये फिर से हो सकता है, ये एक वैश्विक बात हो सकती है, और ये विशेष रूप से चीन की विशाल अतिरिक्त क्षमता के संदर्भ में है, ये सही है। तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और हमारे लिए जो हो सकता है उसका एक और पहलू है। लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने जा रहे हैं, और हम अब देख रहे हैं कि हमें इस समय अमेरिका के साथ किसी प्रकार के अंतरिम समझौते की आवश्यकता होनी चाहिए, जब तक कि 90 दिन पूरे ना हो जाए और हमें एक द्विपक्षीय समझौता मिल जाए, क्या संभवतः होगा? और मुझे लगता है कि इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूं कि अमेरिका जोर देगा कि आप अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को खोलें, ठीक है? और यही वो जगह है जहां हम वास्तविक आर्थिक संकट में होंगे, क्योंकि हम कृषि क्षेत्र को खोलने का जोखिम नहीं उठा सकते, हम डेयरी उत्पादों को खोलने का जोखिम नहीं उठा सकते, हम मांस और अन्य उत्पादों को खोलने का जोखिम नहीं मुझे उठा सकते। लगता है कि हमें वहां भी तो फिर हम उस स्थिति से कैसे नहीं, निपटते हैं? मेरा मानना है कि हमारी तरफ से हमारे पास ये स्पष्ट नहीं है, कोई कृषि कोई डेयरी नहीं, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि अगर आप सावधानी पूर्वक बातचीत करें और ध्यान से भेदभाव करें, तो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम सचमुच प्रतिस्पर्धी हैं, चाहे वह न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया या लेकिन अमेरिका। अगर हमारे किसानों को उनके उत्पाद के लिए वास्तविक मूल्य नहीं मिलता, तो हम प्रतिस्पर्धी कैसे हो सकते हैं? ये मुझे खेद है, क्या नहीं समझ पाए। उन्हें अपनी कृषि उपज की कीमत नहीं मिलती है, तो वे कैसे प्रतिस्पर्धी होंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे चावल हाँ, और गेहूं में ठीक है। करने में सक्षम होंगे, लेकिन बहुत सारे अन्य कृषि उत्पाद हैं जहां मुझे लगता है कि हम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, और जहां अगर हम कुछ टुकड़े यूएस तक पहुंचने दें तो ये हमारे देश पर जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव डालेगा। खैर, लेकिन यही क्या हमें लगता है। क्या मोदी से अनुमति देंगे? यही हमारा जरूर है। हमारा ये सबसे ये जानिए हमें कठिन परिस्थिति में डालता है। आप कहते हैं आप पर बहुत अधिक दबाव होगा, लेकिन संभवतः आपको बहुत अधिक राजनीतिक प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी मिल सकती ये सही है, है, तो आप क्या करेंगे? यही लेकिन समस्या आप है। देखिए, हमारी सबसे ऊंची शुल्क दरें जो चीज़ें अमेरिका से आती हैं, वो स्प्रिट्स एंड स्प्रिट्स, पेय और स्प्रिट्स पर है। ये प्रतिशत में 100 से अधिक। खैर, भारतीय लोग बहुत वो तो जीवंत देखते होते हैं। हम उन्हें उनका बोरों भेजने की अनुमति दे सकते हैं। हाँ, हमारे आध्यात्मिक स्वभाव को देखते हुए हम इन टैरिफ को घटा सकते हैं, लेकिन खासतौर पर बोरबन में, क्योंकि कोई बोरबन ये सही है, ये सही है। इन मोटर बाइक्स पर शुल्क कम करें तो ये ठीक है। ये बेतुका। हाँ, तो कुछ ऐसा भी, कॉफी चाय बनी, आप जानते हैं हमारे पास कॉफी पर 60% से अधिक का शुल्क क्यों है? किसी भी स्थिति में अमेरिका नहीं। आप पूछिए केरल के कॉफी उत्पादकों से, और वे आपको बताएंगे। हाँ, आपको इन प्रभावों को देखना नहीं होगा। नहीं, लेकिन आप देखिए, अमेरिका वैसे भी कोई कॉफी का उत्पादन मैं नहीं। अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि आप ये केवल अमेरिका के साथ एक समझौते के आधार पर हाँ, करेंगे? लेकिन अब ये द्विपक्षीय रूप से हो रहा है, सही। लेकिन WTO, MFN और इस तरह की चीजें होती लेकिन हैं। इकोनॉमिक व्यापार संगठन की परवाह करता है। नहीं, हमने इसे छोड़ दिया है।
कोई विवाद निपटान नहीं कोई है। विश्व व्यापार संगठन नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह तो मेरा मानना है कि हमें सच्चे समझौते करने होंगे जहां राजनीति शामिल हो, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा एक खतरा होता है अमेरिका में जिस तरह का नेतृत्व है कि वह वापस आएगा और आपको कई अन्य तरीकों से कड़ी टक्कर देगा। इसलिए यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा मानना है कि एक द्विपक्षीय सौदा करना जो किसी तरह संभव है अमेरिका के साथ, ऐसा एक कदम है जो हमें करना होगा। दूसरा, हमें वास्तव में गहराई में जाकर एफडीए करना होगा। यूरोप यूके के साथ बातचीत कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमें कम से कम ये घोषणा करनी होगी कि हम एशिया के इन विशाल क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक के साथ बातचीत करेंगे। आसियान अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है। लेकिन अगर नहीं आरसीईपी तो दूसरा सीपीटीपी। हाँ, वो तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। व्यापक और प्रगतिशील सही साझेदारी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसमें यूके शामिल हो गया है। तो ये वास्तव में एक वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने आवेदन अभी नहीं, लेकिन हमें अपनी अनुमति देनी, हमें अंदर जाना होगा और फिर उन्हें रोकना होगा। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए वहां के लिए होने के लिए, क्योंकि एशिया की क्षेत्रीय क्षेत्र व्यापार क्षेत्र की दिलचस्प बात यह है कि वे बड़े पैमाने पर पालन करते हैं। खेल के नियम डब्ल्यूटीओ व्यापार के नियम हमेशा नहीं, जाहिर है कुछ अपवाद हैं और इसलिए हमें वहां होना चाहिए। और ये वे देश हैं जो अधिकांश भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छी तरह से बढ़ते रहेंगे, उनके पास बड़ी आबादी है। चीन के साथ हमें एक विशेष समस्या है जिसे हमें सुलझाना है, लेकिन आप जानते हैं मैंने देखा है कि चीनी निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक बयान दे रहे हैं अब, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया है कि उन्हें भी वास्तव में दूसरों के साथ सौदे करने शुरू करने होंगे। इसलिए तापमान थोड़ा कम हो गया है और वे बात करने के लिए तैयार। यहाँ तक कि ट्रंप से पहले मुझे लगता है कि यह एक अवसर है, हाँ, मैं वास्तव में शंकर जो कह रहे हैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस अर्थ में कि अब कई लोग लिख रहे हैं इसे 1991 के क्षण में ठीक, इस सारे दबाव के बावजूद अमेरिका से, तो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने की बजाय सक्रिय रहे और घरेलू स्तर पर सचमुच एक अपेक्षाकृत व्यापक व्यापार नीति सुधार या टैरिफ सुधार करने के लिए सक्रिय रहे, जो फिर जैसा शंकर कह रहे हैं अन्य व्यापार समझौतों से जुड़ता है। सीपीटीपीपी के बारे में सोचें। मैं तो और आगे जाकर आरसीईपी के बारे में भी सोचूंगा। मुझे यकीन है कि अगर आप आरसीईपी में शामिल होना चाहते हैं और अगर वे आपको अनुमति देते हैं तो आप उन चीज़ों के लिए कुछ सुरक्षा उपायों पर बातचीत कर सकते हैं जिनके बारे में आप वास्तव में चिंतित हैं। क्योंकि आज की वास्तविकता यह है कि आप जानते हैं, यदि आप देश द्वारा चीन में आयात को देखें तो हमारी रैंक 31 है, ठीक है, और हमारे ठीक ऊपर जो देश है वह आयरलैंड है, एक विशाल देश जिसे आयरलैंड कहते हैं। तो मेरा कहना है कि हम इस पर वास्तव में एक व्यापक चीज़ कर सकते हैं। चीन के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं चीन 2 ट्रिलियन या ऐसा कुछ मूल्य का सामान आयात करता है। तो मुझे लगता है, मेरा मतलब है, मैंने उन आंकड़ों को बहुत ध्यान से नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छा मौका है। और विशेषकर चीन के साथ जो नरमी हम देख रहे हैं, कि आप वास्तव में विवरण में जाएं और कहें देखो ये वो सामान है जो ये लोग आयात कर रहे हैं, सही है। हम अपने निर्यात को 2 गुना 3 गुना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वे वास्तव में कुछ भी नहीं है और इससे हमें बहुत लाभ होगा। और जैसा कि शंकर ने कहा, मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि हम सिर्फ एशिया के पड़ोस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, और अगर हम इससे आगे जाए, देखें दक्षिण एशिया, चीन और आसियान के बीच 4 अरब लोग हैं, ठीक है, औसत आय काफ़ी भिन्नता है, कहीं 4000 या कुछ ऐसा है। यदि वह भी 3% 4% प्रतिवर्ष बढ़ता है, जो अधिक हो सकता है, तो वहाँ एक बड़ा बाजार है जिसमें हमारा खुद का बाजार भी शामिल है। समस्या, राकेश और मैं आपसे सहमत हूँ, और समस्या ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसलिए अगर वास्तव में आप कुछ व्यापार समझौते करते हैं, जब तक आप भीतर सुधार नहीं करते, नहीं मैं इससे जानते हैं, जब तक आप भीतर सुधार नहीं करते फायदे नहीं होते। बिल्कुल नहीं, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इसे समाप्त करने दें। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन हम एमएसएमई सेक्टर के बारे में बहुत लंबे समय से बहुत आशावादी रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र सबसे अच्छा तरीका जिससे वे बढ़ सकते हैं, अगर कुछ बड़े विनिर्माण कंपनियां बढ़ें और वे एमएसएमई से सोर्स करें। सबसे अच्छा उदाहरण मारुति है, जिसने बहुत ही
अच्छा सौदा एमएसएमई विकास नहीं कर सकते। यदि आप हर जगह से निर्यात की संरचना को देखते हैं जिसमें हम स्वयं भी शामिल हैं, तो वे बड़ी कंपनियों से होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमएसएमई खत्म हो जाएंगे, मैं बस इतना कह रहा हूं कि एमएसएमई का भविष्य बड़ी कंपनियों से जुड़ना है। हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं यही बिल्कुल, कह रहा हूं। यही मैं कह रहा हूँ। जब तक आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते व्यापार के लाभ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ। वे एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं ये साथ साथ हुए। आप जानते हैं 1981 या 1992 तो ये या 91 का मोमेंट है। नहीं, उन्हें से एक साथ करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक सर लेकिन आपको करना होगा, नहीं तो आप जानते हैं हमारी विकास दर घट जाएगी, हमारे पास और भी अधिक सही रोजगार, है, सही है। बेरोजगारी या और उसके लिए आपको अपने पूरे स्कूली शिक्षा प्रणाली, कौशल विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। ओ भगवान, जब तक आप ऐसा नहीं आपको करते, याद है मैंने आपको राज्यसभा में आपके भाषण पर बधाई दी थी जिसमें आपने स्कूलिंग वह और सही स्वास्थ्य के है। बारे में बात की आप थी। बिल्कुल सही है। हमारे पास अल्पकालिक उपाय है, हमारे पास मध्यम अवधि के उपाय हैं, हमारे पास दीर्घकालिक उपाय है। तो दीर्घकालिक उपाय स्वाभाविक रूप से शिक्षा है, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक प्रतिष्ठान को मूल रूप से कमर कसनी होगी और कहना होगा हम लोगों को समझाने जा रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम इनमें से कुछ करते हैं इससे पहले कि आप ऐसा करें, विपक्ष से बात करनी होगी, उन्हें देश के अन्य लोगों से बात करनी होगी, इस देश के हितधारकों से बात करें, सहमति बनाएं, राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें। देखिए, आप भारत में वह नहीं कर सकते जो ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कर रहे हैं। ये काम नहीं करेगा। तो हम एक राजनेता के रूप में आप पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। और एक सदस्य के रूप में राज्य नहीं नहीं, लेकिन आप जानते हैं, सच में मुझे बहुत दुख होता है इस बात से कि आप जानते हैं हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जो भारत की विकास कहानी के साथ असंगत है। हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं और हम उन संभावनाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को इस तरह समाप्त करते हैं कि हम सब साथ आएं, राष्ट्र के बारे में सोचें, इसे एक महान अवसर के रूप में देखें और इसे एक और 1991 जैसा क्षण बनाएं। धन्यवाद।